सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफे से आलमी तिजारत को शदीद धचका लगा है, जिससे दुनिया भर की सनतों में इस वक्त एक अजीब सी तशवीश पैदा हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये एक चैलेंज के साथ साथ बेहतरीन भी है। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों से दरामदात पर दो तरफा टैरिफ लगाने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात अमरीका में बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमरीका ने पाकिस्तान के मुकाबले में कई दूसरे ममालिक पर कहीं ज्यादा टैरिफ आयद किए हैं। जैसे चाइना पर 34% है, बांग्लादेश पर 37% है, वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया गया है, कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाए गए हैं, जबकि पाकिस्तान की मसनूआत पर ट्रंप ने 29% का निस्बतन कम टैरिफ आयद किया है। अब पाकिस्तान अमरीकी मार्केट में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए इस वक्त कितना तैयार है? पाकिस्तान मुमकिना तौर पर एक्सपोर्ट में इजाफा और आलमी टेक्सटाइल सनत में अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब भी चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे अहम हरीफों पर लागत के मुकाबले में सबकत रखता है। और इस बात के इम्कानात भी हैं कि पाकिस्तान को नए टेक्सटाइल बरामदी ऑर्डर्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि अमरीका से खरीदार इन ममालिक से अपनी दरामदात में यकीनी तौर पर कमी करेंगे जिन पर टैरिफ ज्यादा लगाए गए हैं, और वो अपने दरामदी ऑर्डर्स को पाकिस्तान जैसे सस्ते ममालिक की तरफ मोड़ देंगे। TDAP के मुताबिक भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% के मुकाबले में 26% टैरिफ लगाया गया है, और पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को सालाना $6 अरब की बरामदात की जाती हैं, जो कि मुल्की बरामदात का तकरीबन 18% बनता है। अब अमेरिका को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल का ही है, जो 75 से 80% बनता है, जबकि दीगर बरामदात में चमड़ा भी है, फिर कुछ जराही का सामान है, चावल है, सीमेंट है, स्टील मसनूआत हैं और नमक वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान को बाहमी और स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र अपनाना होगा, जिसमें तवानाई की लागत में कमी हो, टैरिफ में रिलीफ पर बातचीत करना भी इसमें शामिल है, और अगर इस पर अमल किया जाए तो ये चैलेंज एक मौके में तब्दील हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को नई इन्वेस्टमेंट हासिल करने, तिजारती रास्तों को वसअत देने और तरक्की पजीर आलमी सप्लाई चेन में खुद को दोबारा कायम करने में मदद है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी मुश्किल है, चूंकि हमने दुनिया भर की और खासतौर पर एशियन स्टॉक्स को भी बहुत गिरते हुए देखा। पाकिस्तान में भी इस ट्रंप टैरिफ के एलानिए के बाद हमने आज देखा कि किस तरह स्टॉक मार्केट में 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स की एक मौके पर कमी हो गई थी, फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई, और क्लोजिंग के वक्त हमने देखा 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स की आज एक गिरावट सामने आई है। तो ये अब किस हद तक दुनिया की तिजारत को मज़ीद मुतासर कर सकता है, और ये रिकवरीज कैसे होंगी, और इसके असरात अभी आने वाले दिनों में मज़ीद क्या क्या सामने आ सकते हैं, ये दोनों बड़े अहम मौजूआत हैं। स्टॉक मार्केट वाला भी, टेक्सटाइल का भी। दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। उवैस अशरफ साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैदुर रहमान साहब टावल एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उवैस साहब, ये स्टॉक मार्केट से हम जरा शुरू करते हैं। पहले आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू उस पर मैं ले लूँ कि जो 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स की आज कमी हमने देखी, एक मौके पर 8,500 पॉइंट्स की कमी हो चुकी थी, क्या इसकी बुनियादी वजूहात हैं? ये जो इस वक्त एक पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट्स में एक डिक्लाइन की फिजा चल रही है, वही पाकिस्तान में भी आ चुकी है, या कुछ मुख्तलिफ समझते हैं आप? ग्लोबली मार्केट इस तरह से गिरती हैं, ऑयल भी क्रैश हुआ है, फिर सऊदी मार्केट भी कल तकरीबन 6.5% गिरी थी, और US स्टॉक्स भी 20% के करीब गिर चुके हैं। तो फिर उसका एक असर होता है लोकल इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। ऑल्दो हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि पिछले 7-8 साल से फॉरेन नेट सेलिंग पे रहे हैं, जिन्होंने तकरीबन $2.5 बिलियन का जो अपनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान से बाहर लेकर गए हैं इक्विटीज़ से। तो उसकी वजह से कोई इतना उनकी तरफ से थ्रेट नहीं है, लेकिन एक होता है कि नी जर्क इम्पैक्ट होता है कि लोकल इन्वेस्टर्स ने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स गिर रही हैं, तो हमारी मार्केट के ऊपर भी जनरली इन्वेस्टर्स की परसेप्शन ये होती है कि हमारी मार्केट के लिए भी ये चीज़ बुरी होगी। तो ये उसी का मेरा ख्याल असर है, और ये मार्केट ने जो आज रिकवरी की है, तकरीबन 5,000 पॉइंट की रिकवरी की है, तो वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि इन्वेस्टर्स अब भी कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट के लिए यहाँ से कोई शाइन बात है, कुछ ज़्यादा हमारे लिए ये जो टैरिफ हैं अलार्मिंग नहीं है। अच्छा, अब ये जो एक इनिशियल फिगर सामने आ रहा था कि $2 अरब मार्केट से निकल गए, बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकल चुकी है, तो ये जब ये रिकवरी हुई है तो वो वॉल्यूम मार्केट का वापस इंक्रीज हुआ है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट इस वक्त मार्केट से माइनस हो चुकी है और वॉल्यूम को बहरहाल एक डेंट पड़ा है आज मार्केट के? देखिए, वॉल्यूम्स तो आज आपने देखे कि मार्केट जो है कम वॉल्यूम के साथ गिरी, और फिर जब मार्केट की रिकवरी आई तो उसमें वॉल्यूम
मार्केट में आपको ज़्यादा नज़र आए। तो उसमें नई एंट्री भी हुई है और जो एग्जिस्टिंग लोग जो समझ रहे थे कि हमें मार्केट में नहीं रहना, उनको एग्जिट भी मिला और उनको अच्छा एग्जिट मिल गया कि जो स्टॉक पहले 10-11% डाउन थे या 6% डाउन थे, तो वो अपने 2% 3% के करीब कुछ स्टॉक पॉजिटिव में भी क्लोज हुए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हेल्थी मार्केट है, लोगों का इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का अभी भी इंटैक्ट है लोकल एक्विटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो अब जुनेद साहब, ज़ाहिर है इस वक्त ये जब टैरिफ का ऐलान हुआ और हमने देखा अब ये 29% के साथ हम $6 अरब ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे और उसमें भी टेक्सटाइल का हिस्सा 75 to 80% था। अब जिन ममालिक पर ज़्यादा टैरिफ लगे हैं, क्या हम उनको रिप्लेस कर सकेंगे अमेरिका में, उसको हम कैप्चर कर सकेंगे? और ये 29% हमारे खासतौर पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को कितना डैमेज करेगा जुनेद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका जो प्रीव्यू मैंने सुना, इसमें आपने बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया जिस सिनेरियो को। देखें, इस वक्त जो है ये ग्लोबल एक चैलेंज बन चुका है और हर मुल्क इस चैलेंज को अपनी तरह रिएक्ट कर रहा है। कुछ मुल्क जो है वो इमीडिएटली जो टैरिफ को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। वियतनाम है, ताइवान ने डिफरेंट तरह बिहेव किया है। हमने देखा चाइना ने, जर्मनी ने डिफरेंट तरह बिहेव किया है। हमारा प्लस पॉइंट ये कि हम यूएस के साथ एक ट्रेड सरप्लस में हैं और उसके अंदर भी मेजॉरिटी हमारी जो एक्सपोर्ट, जैसे आपने बताया कि 75 to 80% वो टेक्सटाइल्स की है। अच्छा, इसमें जो हमारे आपके रिवायती हरीफ कह लीजिए मार्केट के अंदर जो है वो जिन मुल्कों का नाम लिया आपने, उसमें आपने जो सीधा कंट्रीज हैं वो चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। मगर इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसके अलावा जो टर्की का टैरिफ है वो कदरे काफी कम है हमारे टैरिफ के मुकाबले में। 10% टैरिफ टर्की का जो है वो बताया गया है। तो देखें, एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी स्ट्रेंथ है। ये एक ट्रेड का इशू है। हमें चाहिए कि इसको हम ट्रेड की इनिशिएटिव से ही इसको हम हैंडल करें थ्रू ट्रेड इनिशिएटिव। जो है हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उसको हम उसका एडवांटेज लें और जो हमारी वीकनेस है उसको हम कवर करें। आज भी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, एमओसी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कमाल साहब ने वो मीटिंग कॉल की। इसमें इनिशिएटिव उन्होंने उसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, बड़े एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं। जो हमारा खासतौर पर मैं कहूँगा टावल इंडस्ट्री के हवाले से हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमें लगता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क टर्की हमें फेस करेगा, क्योंकि उसकी टैरिफ हमसे काफी कम है और 40% ऑफ द टावल एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन जो है अंदाजन यूएस को जाती है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि आप कह लीजिए कि इफेक्ट हमारा हो रहा है इस हवाले से, जिसके अंदर हमें इसको हमें देखना पड़ेगा बड़े क्लोजली कि क्या ऐसी स्टेप्स हम ले सकते हैं। एक तो प्रपोजल है जो टैरिफ के लिए दी जा रहे हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन को दे रही हैं कि किस तरह टैरिफ हम रैशनलाइज कर सकते हैं, हम इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। 3 किस्म की हमारे इंपोर्ट्स हैं, लो प्रायोरिटी है, मीडियम हाई प्रायोरिटी। तो जिन इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो इस बार ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, लो है, इस पे हमारी इतनी इंपोर्ट पॉसिबल नहीं है फ्यूचर में, उसको डेफिनेटली हम उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसको टैरिफ बिल्कुल गिरा सकते हैं। जो मीडियम कैटेगरी है उस पर हम उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो वी हैव सर्टेन वे आउट। प्लस $780 मिलियन की जो कॉटन है वो हमने तकरीबन इंपोर्ट की है यूएस से पिछले साल। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान इज बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉटन ऑलमोस्ट फ्रॉम यूएस। तो हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यूएस के साथ, जो वो समझते भी हैं, इस बात को रियलाइज करते हैं और वो हम इसको मजीद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कॉटन हमारी भी जरूरत है। हमारी भी पिछले सालों में कुछ फसल जो है वो कम रही है प्रोडक्शन की उसकी जो है, जिसकी वजह से हमारे पास एक जो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। ईवीज व्हीकल जो है उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं एंड देयर अदर एस्पेक्ट्स। तो आई फील कि इसको एक तो ये हमारे टैरिफ के साइड पे जो प्रपोजल्स है। दूसरी बात ये कि देखें तो अच्छा जुनेद साहब, इन प्रपोजल्स पर गवर्नमेंट इस वक्त कन्विंस है? क्योंकि वो कन्विंस हैं तो जाहिर है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, या अभी ये सिर्फ आप लोग की अपने प्रपोजल्स की हद तक ये सारे वे आउट्स हैं? देखिए, अच्छा साइन ये कि इस वक्त बड़े प्रोएक्टिवली जो है वो एक सिनेरियो बिल्ड हुआ है कंसल्टेशन का जो है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एमओसी इसमें मुतहर्रिक है और हम उससे क्या कहते हैं कंसल्टेशन में है। वी हैव डेफिनेटली वी आर हेडिंग इट इन आने वाले दिनों में क्या कहते हैं 2 यूएस डेलीगेशन भी जो है वो पाकिस्तान मुतवक्के हैं। एक एरिक मायर साहब जो हैं, जो उनके सीनियर ब्यूरो ऑफिसर हैं साउथ एशियन अफेयर्स के, वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। और दूसरा यूएस कांग्रेस का डेलीगेशन है जो भी चंद्र में तशरीफ ला रहा है। तो आई फील के डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है और क्या कहते हैं जो प्रपोजल्स दी जा रहे हैं वो डेफिनेटली
सामने रखे जाएंगे और डिस्कस होंगे। दूसरी बात ये देखें, इसमें बड़ी अहम बात ये है कि वी ऑल्सो हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमें ये देखना है कि अब हमारा जिन मुल्कों से हमारा क्या कहते हैं पहले मुकाबला था मजीद संगीन हो गया है। हमें ये देखना है कि हम किस तरह, हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह इस मौके को, जो हमारा ये इस वक्त सिनेरियो बन चुका है एक्सपोर्टर्स के लिए, एक स्टेटस को आ गया है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बिल्कुल रुक सकती हैं, मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, तो उसको किस तरह सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकें। जो है पिछले दौर में जो है देखा गया कि एक्सपोर्टर्स को DLTL का इनिशिएटिव था, FTR का जो उनको फिक्स टैक्स रिजीम का उनको एक फैसिलिटी थी, वो उनके लिए काफी मुफीद थी, जो वापस ले ली गई। एक्सपोर्टर्स को इनिशिएटिव था ऑन न्यू मार्केट रिसर्च के ऊपर, एक्सपोर्टर्स को इनिशिएटिव रहा है शिपिंग इनिशिएटिव से उनको न्यू मार्केट के ऊपर। ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो इन चैलेंजिंग सिचुएशन में गवर्नमेंट कहाँ आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है? सवाल मैं आपकी तरफ लेकर जरा वापस मैं आपको अर्ज करूं, बट आपका सही सवाल है। देखें, ये तमाम इनिशिएटिव्स ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स को मौजूद थे, जिसकी वजह से नई मार्केट्स भी डेवलप हो रही थी। हमारी डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा डिवाइडेड होगी, हमारी मार्केट जितनी डाइवर्सिफाइड होगी, उतना ही अल्टीमेटली फायदा उसका हमारे मुल्क की इकोनॉमी को होगा। जो है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपकी वजह से कि उन इनिशिएटिव्स को भी देर गौर लाया जाए, और जो खास तौर पर जो एनर्जी है वो PM साहब का बड़ा जबरदस्त इक़दाम है, उन्होंने भी एनर्जी को जो है वो उसमें काफी खास कमी की है। उसको ये मैं सवाल की सूरत में आपके सामने रखता हूँ, जरा आप साथ ही रहिएगा। मैं जरा ओवैस साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ कि ओवैस साहब देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास अपने वे आउट्स भी हैं, प्रपोजल्स भी हैं। अब यहाँ स्टॉक मार्केट के लिए भी हमें कोई वे आउट्स इस वक्त निकालने पड़ेंगे, कुछ प्रपोजल सामने आने चाहिए, या मार्केट जिस तरह आज 5000 ऑलमोस्ट उसने रिकवर किया है, तो ये कल परसों 1-2 रोज में और रिकवर कर जाएगी? जैसे एक सिचुएशन क्लियर होगी, पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत ये है कि अगर ग्लोबली टैरिफ लगाए हैं कि US ने भी सब कंट्रीज़ के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, और फिर चाइना ने भी इन रिटेलिएशन 34% जो टैरिफ है वो US के ऊपर लगा दिया है, और कुछ कंट्रीज़ नेगोशिएशन मोड में भी हैं कि हम US के साथ नेगोशिएशन करने। तो हमें इस सिचुएशन का जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिसमें ऑयल भी तकरीबन 11-12% डाउन है, तो उसमें हम कहाँ खड़े हैं? पहले तो हमें ये देखना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी क्या सिचुएशन है। उसमें अगर हम देखें तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो टैरिफ सबके लिए बढ़े हैं, तो उसमें हमारे लिए थोड़े कम बढ़े हैं, और बाकी जो हमसे ज़्यादा कंट्रीज एक्सपोर्टर हैं, जैसे चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम 5 बिलियन की तकरीबन एक्सपोर्ट्स करते हैं US को, सिर्फ टेक्सटाइल की, उस सेगमेंट की, तो ये इनका शेयर काफ़ी ज़्यादा, और उनके ऊपर जो टैरिफ लगे हैं वो तकरीबन 35 से 46% के दरमियान लगे हैं। हमारे ऊपर जो इंक्रीमेंटल टैरिफ है वो सिर्फ 29% का है। तो एक तो हमें एडेड एडवांटेज यहाँ पे हुआ। फिर दूसरा, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है, तो जब सारी कमोडिटीज़ गिरेंगी, स्पेशली जब ऑयल आपका $11 to $12 गिर गया, तो तकरीबन अगर $10 आपका ऑयल गिरता है तो उसका तकरीबन $2 बिलियन का आपको करंट अकाउंट की मद में, लोअर इंपोर्ट्स की मद में आपको फ़ायदा देता है वो। तो ये आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड भी करता है कि अगर लेट से कि हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ गिरावट आती भी है आगे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में, पहले तो हमें कोई थ्रेट नहीं एक्सपोर्ट पे, क्योंकि बाकियों के लिए भी बड़ा है, और नेगोशिएशंस भी अगर सब कंट्रीज जाएंगी उसमें भी, क्योंकि वार ऑन टेरर के ऊपर पाकिस्तान का बड़ा फैसिलिटेशन वाला रोल रहा है US के साथ, तो उसमें भी पाकिस्तान को पहले की तरह जैसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होती थी वही ट्रीटमेंट हमारा ख्याल है कि रहेगी। अच्छा। तो ओवरऑल ये एक सिचुएशन जो है पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसमें और सब जिस तरह आपने कहा कि कुछ ममालिक नेगोशिएशन भी इस पर करना चाहते हैं, क्या हम इस वक्त अगर हम बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ इस पर तबसरा करें या तज्जिया करें, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम नेगोशिएट कर सकें इस टैरिफ पर? देखिए, पहले तो देखिए हमारी 5 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की, वो US की अगर देखें 150 बिलियन की इंपोर्ट्स का कुछ परसेंट भी नहीं है, तकरीबन 3 to 4% बनाते हैं, तो एक मीनिंगलेस है। तो हम जो उनके लिए किसी खास इंडस्ट्री के लिए उनके लिए थ्रेट नहीं है, पहली तो बात ये समझने की। तो यहाँ अगर उनको थ्रेट नहीं है, और दूसरी तरफ अगर हम उनको US को हर मौके में फैसिलिटेट भी करते हैं, तो वो भी हमारे प्लस पॉइंट है। तो ये दोनों चीज़ें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैदुर रहमान साहब, टॉवल एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, ओवैस अशरफ साहब, डायरेक्टर रिसर्च AKD सिक्योरिटीज़, हमारे साथ मौजूद थे। मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और माइनिंग सेक्टर को इस वक्त एक गेम चेंजिंग सेक्टर के तौर पर देखा जा रहा है और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के फरोग के लिए 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद होने जा रहा है। 8 और 9 अप्रैल को ये इवेंट इस्लामाबाद में होना है और इस इवेंट की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट फोरम में रेकोडेक समेत अहम मादनी मनसूबों में इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और हुकूमती पॉलिसीज़ पर अहम सेशंस मुनक़िद होंगे जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए ज़ाहिर बड़े ही पुरकशिश अट्रैक्टिव मौक़े मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक मुल्क भर में मादनी शोबे के लिए तरक्याती मनसूबे ज़ेर गौर हैं। मादनी ज़खायर को पायदार तरक्की के लिए बरूएकार लाने पर इस वक्त तवज्जो दी जा रही है। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैली हुई टेथियान मेटलॉजिक बेल्ट सोने, तांबे, लोहे, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादनियात से माला माल है। रेकोडेक में दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर शामिल हैं। माशी इस्तेहकाम की ज़ामिन रेकोडेक सिर्फ एक कान नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मादनी ख्वाब की ताबीर इसको कहा जा सकता है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद के जरिए हुकूमत मादनियात के शोबे की तरक्की से माशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। फोरम के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। सऊदी अरब से आला सतही वफूद इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविशें मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाने का अहम मौका है। फोरम में आलमी सरमायाकारों की भरपूर शिरकत मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात हैं। अमरीकी महकमा खारजा जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ्द भी 8 से 10 अप्रैल 2025 तक इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में शिरकत करते हुए मादनियात के अहम शोबे में अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने में मुआविन साबित होगा और उसका जायज़ा भी लेगा। अमरीका को पाकिस्तान की बरामदात का 75 से 80% टेक्सटाइल पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल में बड़े पैमाने पर चाइना, भारत, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक से मुकाबला करता है, लेकिन अब माइनिंग सेक्टर में भी अमरीका की खुसूसी दिलचस्पी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतादिद बार पाकिस्तान के मादनी वसाइल को मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के लिए अहम तरीन करार दिया है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 आलमी स्टेक होल्डर्स के लिए पाकिस्तान के उभरते हुए मादनियात के शोबे में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश करने और मुल्क की वसी मादनी सलाहियत को खोलने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। अब इस फोरम से पाकिस्तान किस हद तक फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर फरीद मलिक साहब मेंबर हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के, जिनसे इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो फरीद साहब, ये 2 रोज़ा इवेंट होने जा रहा है। हम जानते हैं कि इस वक्त कितना इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाना है, कितना इसमें स्कोप है, किस तरह से ये अगले 5 से 10 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी के सारे नंबर्स को चेंज कर सकता है, सारे अशारियों को बहुत ही मुस्बत सिमत में आगे लेकर जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या कुछ होगा? देखें जी, पहली तो चीज़ ये है कि मैं थोड़ा मेरा ये मशवरा है कि दिस शुड हैव बीन मिनरल्स डेवलपमेंट फोरम रादर देन इन्वेस्टमेंट फोरम, क्योंकि हम अपने मिनरल्स डेवलप करने जा रहे हैं और उस डेवलपमेंट में हम चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएँ, हम अपने लिए भी डेवलप करें अपने मिनरल्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी उनमें शामिल करें। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है जी कि ये मेरी फील्ड है, लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग। मैंने एरिज़ोना में, अमेरिका में काफ़ी एक्सपोजर है मेरा। पाकिस्तान के सब माइनिंग प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है। इशू ये है कि हमारे यहाँ जो फ्रेमवर्क है लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का, वो एग्जिस्ट नहीं करता। कॉन्फ्रेंसेस तो हम कर लेते हैं और अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, मगर वी कांट पुट द पीसेस टुगेदर। इसमें ये होता है कि एक तो आपको दरियाफ्त होती है, फिर दरियाफ्त के बाद उसकी वैल्यूएशन होती है, उसकी वैल्यूएशन के बाद उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी रिफाइनिंग होती है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है। तो ये पूरी चेन है, वैल्यू चेन है। तो हम ये वी कांट पुट द पीसेस टुगेदर। तो पिछली दफ़ा भी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 की और अब ये कॉन्फ्रेंस हो रही 2025 में, तो कुछ प्रोग्रेस तो हुआ है, मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि वो जो फ्रेमवर्क्स हैं डेवलपमेंट के, जो पीसेस हैं, वो पूरी अपनी जगह पे नहीं है। और जब तक वो नहीं होंगे तो इसकी अफादियत जो है ना, वो इतनी नहीं होगी जितनी इसका पोटेंशियल है। क्योंकि देखो ना, हमारा सारा जिस तरह आपने अर्ज किया, हमारा सारा मिनरल वेल्थ जो अनएक्सप्लोर्ड पड़ी हुई, हमने तो निकाला ही कुछ नहीं। एक संदक हमने निकाला था, वो चाइनीज ले गए कॉन्ट्रैक्टर। थर इज अ सक्सेस स्टोरी। थर पे हम कोयला निकाल रहे हैं, उससे हम बिजली भी बना रहे हैं, हम उससे गैस भी बना ली है। तो थर एक सक्सेस स्टोरी है, बाकी संदक इज नॉट। तो ये जब तक हम अपने फ्रेमवर्क से डेवलप करेंगे और हम इसको खुद चार्ज नहीं लेंगे डेवलपमेंट को, तो ये इसके लिए ये वो स्केल लार्ज स्केल डेवलपमेंट नहीं होगी।
अब जिस तरह रेकोडिक से भी जो हमारा वायदा हुआ है उसमें 50% शेयर जो है वो बैरिक गोल्ड का है, 50% शेयर जो है वो पाकिस्तान का है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का 25% जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है। तो इसमें भी हमें चाहिए कि हम अपना जो कॉन्सेंट्रेट वो बना के बाहर ले जा रहे हैं वो 50% जो हमारा शेयर है वो हम यहीं रखें, उसको यहीं फिनिश करें, अपना तांबा बनाएं, अपना सोना इस्तेमाल करें और अपनी चांदी इस्तेमाल करें। तो मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि जब तक हम इस सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, हमारे पास नो हाउ नहीं होगी, हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका वो पोटेंशियल हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते जो इसका एक्चुअल पोटेंशियल। और ये जो एक्चुअल पोटेंशियल रियलाइज करने की बात कर रहे हैं, अब इसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी हो क्या सकती है? क्योंकि अभी हमें बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन भी करनी है, अनएक्सप्लोर्ड हमारे पास बहुत सारी इस वक्त मादनियात मौजूद हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? और ये ज़ाहिर 2023 के मुकाबले में 2020 में अब जो कॉन्फ्रेंस या इवेंट होगा ये उससे बेहतर और बड़े पैमाने पर होगा। अब ज़्यादा बड़े ममालिक की दिलचस्पी इस वक्त पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में है, तो इस इवेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट आप समझ रहे हैं आ सकती है? कितने MOUs ऐसे साइन हो सकते हैं जो कि फिर मुस्तकबिल में कारआमद साबित हो सकें? देखिए, जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया कि इन्वेस्टर जो आता है उसके लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। अब जो ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है वो ये है कि उन्होंने हर एरिया में कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFCs बनाए हुए हैं। वो क्या करते हैं, जहाँ कोयला है वहाँ एक सेंटर बनाते हैं, जहाँ कोयले के बारे में सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रोसेसिंग, पायलट प्लांट्स, टेस्टिंग, हर चीज अवेलेबल हो। इसी तरह तांबे के लिए होता है, इस तरह सोने के लिए होता है, इस तरह चांदी के लिए होता है। तो पॉइंट ये है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, हमने फैसिलिटेट करना है इन्वेस्टर को। सी, ये बड़ा जरूरी है। और इन्वेस्टर को हम तभी फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर हम अपना एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करें जिसमें हम भी उससे फायदा उठाएं, मुस्तफीद हों और वो भी हो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि सारी माइनिंग हमने खुद करनी है, मगर हम पायलट लेवल तक ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं ना। इससे ये होगा कि हमें भी अच्छी मिलेगी और जो इन्वेस्टर है वो भी खुशी खुशी आए। ठीक, दिस इज व्हाट हैपेंस। सही। अच्छा, अभी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में माइनिंग का काम हो रहा है, इसका मतलब वो बड़ा लो स्केल पर हो रहा है, शायद वो उतना हाई स्केल जो कि इसकी डिमांड है या रिक्वायरमेंट है उस नौयत का काम नहीं हो रहा, चूँकि उसके लिए फिर आपको बड़ी हैवी मशीनरी या बड़ी इन्वेस्टमेंट भी दरकार होती है। तो ये अगर इस सिमत में हमें आगे बढ़ना है तो कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक ममालिक हो सकते हैं जो कि इसमें पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकते हैं? ज़ाहिर है रेकोडिक की एक मिसाल बैरिक गोल्ड की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, सऊदीया की कुछ कंपनीज़ की इस वक्त दिलचस्पी है पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में, अमेरिका का डेलीगेशन आ चुका है। तो ये इन डेलीगेशन से फिर हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? देखिए जी, अगर तुम पार्टिसिपेटिव अप्रोच होगी कि हम पार्टिसिपेट करेंगे एज पार्टनर्स, जिस तरह अब रेकोडिक है, तो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया। अब रेकोडिक में 50% जो है उसकी कॉन्सेंट्रेट वो हमारा है। ठीक, हम पार्टिसिपेट करें, उसको अपना 50% ले जाएं, उसको एक्सप्लॉइट करें, सब कुछ करें, जो हमारा 50% है वो हम लें, उससे हम तांबा निकालें। क्योंकि देखिए ना, हम क्या करते हैं कि वी सेल चीप एंड बाय स्टीप, यानी सस्ता बेचते और महंगा खरीदते हैं। वही तांबा जब फिनिश होके आता है हमारे पास तो वो 10 गुना उसकी कीमत हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। सोना जो है वो एक दफा वापस नहीं आता। हमारा सोना, हमारी चांदी और ये हमारे जो मिनरल्स हैं, ये हमें इसको खुद एक्सप्लॉइट करना चाहिए और इसकी नो हाउ डेवलप करनी चाहिए, और कम से कम पायलट लेवल तक को हम करें ताकि हम अच्छी तरह नेगोशिएट करें डील सेटलमेंट, जो इन्वेस्टर है उसको भी नेगोशिएट करें। सी, इसके लिए हमें पूरा एक फ्रेमवर्क चाहिए। तो मैं जब चेयरमैन था साइंस फाउंडेशन, हमने कोशिश की थी कि हम कुछ इस पे काम कर रहे हैं। आयरन और हमारे डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, चिन्योट में आयरन हो रहा है, कालाबाग में आयरन हो रहा है, चिचाली में आयरन हो रहा है, ये रेकोडिक है, कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, वजीरिस्तान में कॉपर है, थर में कोला है। देखो ना, पोटेंशियल तो बहुत है। अब थर इज अ सक्सेस। थर का मॉडल जो है ये रेप्लिकेट हो सकता है। थर में अब कोला भी निकल रहा है, बिजली भी बन रही है, हमने गैस भी बना ली। तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि वी आर सीरियस अबाउट डेवलपिंग आवर सेक्टर। इस तरह मार्बल है, हमारे जेमस्टोन्स हैं, ये जो सारे हमें फिनिशिंग टेक्नोलॉजीज लेके आनी है ताकि हम इस पे होमवर्क करें, एक्सपर्ट्स करें, प्रोड्यूस और नो हाउ प्रोड्यूस करें, ताकि हम निगोशिएट कर दें बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट, ताकि नेशन की वेल्थ बढ़े, आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आए। है ना, अब थर की वजह से एनर्जी सस्ती बन रही है, बिजली वहाँ सस्ती बन रही है, कोयले से 8 रुपए यूनिट पे बिजली बन रही है। इस किस्म का हम जब करेंगे तो उससे ये कि आम आदमी को भी बेनिफिट पहुंचे। और ये जो एक्सप्लोरेशंस नई होती हैं या उससे जो मिनरल्स हासिल होते हैं वो हम रॉ फॉर्म में हासिल करते हैं, तो ये रॉ फॉर्म के मिनरल्स हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, या फिर जब हम इनको रिफाइन करें या इसमें कुछ वैल्यू ऐड करें, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हमारे पास मौजूद हों, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हों, तो वो फिर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स के लिए और ओवरऑल यहाँ लोकली भी?
बिल्कुल, ये 60s की दिहाई में ये PCSIR में ये मिनरल रिसर्च सेंटर्स बने हुए थे, वहाँ बहुत काम हुआ था। अच्छा। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम माइनिंग तक नहीं पहुंचे तो वो सेंटर जो है वो फिर खत्म हो गए। वो वहाँ बड़ा काम था, वहाँ पायलट प्लांट बनते थे, उन्होंने बड़े रिसर्च की थी, कालाबाग आयरन ओर पे रिसर्च की थी, संदक पे रिसर्च की थी, बड़े लोग वहाँ ट्रेंड थे, बाहर से PhDs करके आए थे। तो ये 60s में ये एक एफर्ट हुआ था, मगर ये कि बाद में वो क्योंकि माइनिंग नहीं हुई और उसके एंड रिजल्ट तक नहीं हम पहुंचे तो वो सारे सेंटर्स खत्म हो गए। अब दोबारा जरूरत है कि हम उसके ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए कि कम से कम हमें ये तो पता हो कि क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट आवर मिनरल वेल्थ। अगर हम उसको लार्ज स्केल पे ना भी करें, कम से कम पायलट लेवल पे, पायलट स्केल पे हमें पता हो कि जी हमने इसे तांबा किस तरह निकालना है, तांबा किस तरह रिफाइन करना है, इसमें सोना कितना है, सोना किस तरह निकाल सकते हैं, चांदी किस तरह निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं पायलट लेवल पे। पायलट लेवल पे इतना खर्चा नहीं होता। देखो ना, अब तो हमें पता ही कुछ नहीं होता और फिर हम अनफेवरेबल एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। बाद में फिर हम जब देखते हैं वी रियलाइज कि यार ये तो एग्रीमेंट बड़ा अनफेवरेबल है, इसलिए झगड़ा हुआ था उस पे रेकोटेक पे पिछली दफा जब हुआ था, वो यही हुआ था कि वो बहुत अनफेवरेबल एग्रीमेंट था। तो हमें वी हैव टू डेवलप आवर ओन सेक्टर, आवर ओन रिसोर्सेज, मीट आवर ओन रिक्वायरमेंट्स आल्सो। ये नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं। 2 बिलियन का हम कोला इंपोर्ट करते हैं, हालांकि 175 बिलियन टन कोला थर में मौजूद है। हम 2.2 बिलियन की LNG इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हमने उसे थर के कोले से गैस भी बना ली। हमें कोई जरूरत नहीं, ये 4.2 बिलियन डॉलर हम बचा सकते हैं, मगर हम खर्ची जा रहे हैं। तो ये हमें एक गेम प्लान चाहिए, हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए सही, ताकि हम अपने बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि ये जिस गेम प्लान की या जिस फ्रेमवर्क की आप बात कर रहे हैं, SIFC की फॉर्मेशन के बाद और जिस तरह SIFC ने इस वक्त फोकस किया है इस माइनिंग सेक्टर पर, उसके बाद अब आपको कुछ बेहतरी पिछले 6-8 महीने में 1 साल में नजर आ रही है कि अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगी? देखें जी, अगर तो इफ द राइट प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, वो लोग जो कमर्शियल माइनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इफ द राइट प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, राइट टीम्स आर डेवलप्ड, तो फिर तो ये होगा, बिल्कुल होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और SIFC का मैं एफर्ट्स को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं, मगर ये है कि द टीम हैज टू बी राइट, वी हैव टू गेट द राइट प्लेयर्स ऑन दिस, जो इसको अंडरस्टैंड करें कि नट एंड बोल्ट्स जो हैं लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग के, हाउ टू पुट द पीसेस टुगेदर, ये बड़ा जरूरी है। सी एंड इन्वेस्ट नेशनल इंटरेस्ट, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बड़ा है। जो 2 बिलियन कोले का अभी भी इंपोर्ट हो रही है डिस्पाइट 175 बिलियन टन ऑफ कोल एट थर। तो हमारे यहाँ ये सब चीजों को हमने नेगेटिव एनर्जी, वेस्टेड इंटरेस्ट, लॉबीज, इनको भी डील करना है, इन्वेस्ट नेशनल इंटरेस्ट, और ये SIFC कर सकती है अगर इफ दे पुट द राइट टीम टुगेदर। सी राइट अप्रोच होगी तो हम वी कैन इमर्ज एज अ माइनिंग जायंट लाइक ऑस्ट्रेलिया इज या कनाडा। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरीद मलिक साहब, मेंबर फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल मकामी सतह पर कपास की मजमूई पैदावार 55,50,000 गांठों के लगने की तवक्को है। अब मुल्क को इस साल 65,30,000 बेल से ज़्यादा बरामद करने की ज़रूरत होगी। अब SIFC यानी खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कपास की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अहम ताउन का आगाज़ हो गया है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और चाइना ने मुश्तरका कॉटन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के क़याम का फैसला किया है, जो ज़रई तरक्की की जानिब एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। इस कम्युनिटी के जरिए चाइना की जदीद ज़रई टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान मुंतकिल की जाएंगी, जिससे न सिर्फ कपास की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी बल्कि मुल्क की मईशत को भी इससे यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। चाइना की ज़रई साइंसी अकेडमी के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च और पाकिस्तान के अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों इदारे कपास की पैदावार में इजाफे के लिए अब जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए कपास की जीनियाती इस्लाह पर काम करेंगे। पाकिस्तान चीन कॉटन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी का क़याम ज़रई शोबे में इनकलाबी कदम हो सकता है। ICR और अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे की मुश्तरका काविशों की बदौलत कपास की पैदावार में इजाफा होगा। चीनी इदारे और अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा जदीद तरीक़ों से काश्त करेगा, बीज की बेहतरी पर काम करेगा और पैदावार बढ़ाने के लिए मिलकर भी ये काम ज़्यादा मुनासिब होगा। दोनों ममालिक की मुश्तरका तहकीक से कपास की सनत को आलमी सतह पर फ़रोग हासिल होगा और पाकिस्तान के किसानों को भी इसका बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा।
अयूब रिसर्च सेंटर की जानिब से चाइना के साथ साइंसी इश्तराक में गहरी दिलचस्पी जाहिर की गई है, जिसे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के ज़रई शोबे की खुशहाली की जानिब एक मुस्बत कदम करार दे रहे हैं। अब ये बड़ा ही अहम मामला है, इस पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो कॉटन की बढ़ाया जा सकता है। नदीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सिंध आबादगार बोर्ड के। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि जो इस वक्त हम 2-3 साल से सिलसिला देख रहे हैं कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है हमारे मुल्क में वो कम से कम होती जा रही है और हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है कॉटन, और फिर उससे हमारा बिल भी बढ़ता जा रहा है इंपोर्ट का। अब ये चाइना के साथ जो MOU साइन हुआ है, जदीद टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में आ जाएंगी, इस प्रोडक्शन को हम कैसे एफिशिएंट तरीके से बढ़ा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े नाजुक इशू को उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कपास की बुआई वाले टाइम पे इस इशू को जो है उजागर किया है। बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी आएगी और चाइना वैसे भी एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, तो यकीनन इस चीज़ का फ़ायदा होगा। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा कोई इस पहले सीज़न में ही नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई भी वैरायटी बनाने में 2-3 साल लगते हैं और वो जो चाइना वालों की जो वैरायटी होती है वो अपने हिसाब से होती है, यहाँ की वैरायटी जो अपने मौसमी हालात के हिसाब से डेवलप होती है। और वैसे भी 100-150 किलोमीटर के बाद हर इकोलॉजिकल जोन की तब्दीली शुरू हो जाती है। तो ना सिर्फ ये अयूब रिसर्च, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको जो है दायरा बढ़ाना चाहिए। सारे पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ स्टेशंस पे इनके तजुर्बे करने चाहिए और जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है या जो ये बीज बनेंगे, इनको जो है वो ट्रायल बेसिस पे लगा के, और जो बीज की वर्किंग अच्छी हो, जिसकी यील्ड अच्छी हो, क्योंकि हमें जो है ना अब वो बनाने हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज हो, अर्ली मैच्योरिंग हो, हीट टॉलरेंट हो। आप देखेंगे जो मौसमी तब्दीलियां आ गई हैं जिसकी वजह से सब फसलों के जो है वो यील्डें कम हो रही हैं। तो इसके ऊपर बड़ा काम करने की जरूरत है। अलमिया ये है कि जो हमारे जो इदारे PCC जो काम कर रही थी, उनको पिछले 4-5 साल से फंडिंग ही नहीं हुई, तो वो इदारे काम नहीं कर सके। कुछ जो है इदारे प्राइवेट सेक्टर वालों ने अच्छे बीज बनाए हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें जो बड़ा इशू है वो क्लाइमेट चेंज का है, और उसके साथ साथ अब जो है वाटर शॉर्टेजेस का शुरू हो गया है। तो ये सब चीजें नजर में रख के ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज और हीट रेजिस्टेंट अर्ली मैच्योरिंग, क्योंकि कभी कभी हमारे पास बरसात अर्ली हो जाती है, कभी देर से होती है, तो अगर थोड़े टाइम में वैरायटीज जो मैच्योर हो जाएंगी तो हम वो क्रॉप उठा लेंगे। एक बड़ा फैक्टर जिसको गवर्नमेंट टच नहीं करती वो है प्राइस मैकेनिज्म। अच्छा, अब काश्तकार को तो कहते हैं कि आप कपास लगा दें, लेकिन अगर उसे वारा नहीं खाएगी तो वो क्यों लगाए? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए, उसमें कंसिस्टेंसी रखें और बाय बैक का सिस्टम रखें। कुछ फार्मर को जो है फेयर प्राइस मिले तो वो लगाएगा, नहीं तो ये ऐसे ही होगा जैसे अमूमन मीटिंगों में होता है, आमदन निश्तन गुफ्तन बर्खास्तन। सही। तो इस हिसाब से और स्टेक होल्डर्स को भी जो है नदीम साहब, जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं या वाटर शॉर्टेज के जो असरात हैं, इससे प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे सिर्फ प्रोडक्शन में कमी आ रही है, या फिर ये क्वालिटी को भी मुतासिर कर रहे हैं कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी भी मुतासिर हो रही है? दोनों चीजें देखें ना। अब जैसे यहाँ पे सिंध में अर्ली खरीफ होता है, सिंध में जो है फरवरी से हम कपास लगाना शुरू करते हैं, और कम से कम 4-5 लाख एकड़ जो है वो कपास हम लोग लगा चुके होते हैं अब तक। तो इस सीजन में पानी ना होने की वजह से अभी तक हम लोग जो है 1% भी नहीं लगा सके हैं। अच्छा। और पंजाब में शायद कुछ अर्ली क्रॉप लग गया है, जो मैंने क्रॉप रिपोर्टिंग देखी थी उस हिसाब से, तो वहां पे लग गया। लेकिन ये कुदरती है कि सिंध का क्रॉप 1 महीना पहले उतरता है, तो वाटर शॉर्टेज की वजह से क्रॉप लगेगा नहीं तो फिर वो आएगा कहां से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट ज्यादा हो जाती है तो कॉटन का जो है बोल वो गिर जाता है, और जो कॉटन खुद है, फुटी जिसे कहते हैं, उसका रंग खराब हो जाता है। फिर अगर बरसात पड़ती है तो वो पीली हो जाती है और फ्लावर में शेडिंग हो जाती है। तो मतलब ये क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पे क्लाइमेट चेंज का जो है ना बेइंतहा असर पड़ेगा, और पड़ रहा है पिछले 3 साल से। और रेट का ना मिलना ये उससे बड़ा अलमिया है। जैसे गंदम का पिछले साल भी नहीं मिला, इस साल भी नहीं मिल रहा है,
मोंजी का रेट जो है पहले 2 साल पहले हमने 4,000 4,500 बेची, इस साल हमने 1,800 से 2,400 तक बेची। अच्छा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं निकल रही है। तो जब तक आप फार्मर का ख्याल नहीं करेंगे, फार्मर क्यों लगा, उसके पास ऑल्टरनेट क्रॉप्स हैं, वो चला जाएगा, दूसरी जगह जाएगा। हमारे पास जो है मुसीबत गवर्नमेंट में ये होती है कि वो फार्मर को तो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप देखिएगा अभी 2 महीने के बाद कीमती ज़र मुबादला देकर ये गंदम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन फार्मर को बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। तो नदीम साहब, इसका मतलब ये है कि ये जो शॉर्टेज इस वक्त है, अपने फार्मर को देने के लिए कॉटन की जो शॉर्टेज इस वक्त तैयार है, जो हमें इंपोर्ट की सूरत में फिर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ रही है, अभी साल 2 साल या 3 साल ये सिलसिला इसी तरह चलेगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आकर ओवरनाइट कोई चेंज नहीं ला सकती है। नहीं जी, नहीं मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि देखिए आप चाइना का बीज या दूसरी जगह का बीज लाके यहाँ लगाएंगे, वो चाइना के हालात में बना है, ये यहाँ के मौसमी सूरत हाल दूसरी है, तो उसमें उस हिसाब से जो है हमें काफी टाइम लगेगा इसको सेट करने में, 2-4 साल लगेंगे। लेकिन कम से कम एक खुशआइन बात ये है कि किसी ने तो कोई कदम उठाने की कोशिश की, और वैसे भी a step forward is a step towards destination, so let's start it टुडे। कि चुप करके हाथ पे हाथ धर के हम बैठ जाएं, उसकी जगह पे अगर हम कोशिश करते रहे तो बेहतर है। और जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, जो हमारे अपने यहाँ पे अच्छे बीज हैं, उनको भी हम जो है प्रोमोट करें। ऐसा ना हो कि हम हाइब्रिड पे जाएं और कभी किसी टाइम पे ये हाइब्रिड कंपनी आलिया अपना बीज हमें देना बंद कर दें, तो हमारा जो नेटिव सीड है वो चला जाएगा, फिर हम सब जो है वो मजबूर हो जाएंगे और इनके हाथों ब्लैकमेल होंगे। तो हमें अपना भी सेफगार्ड रखना चाहिए, अपने बीजों को भी संभालना चाहिए, और उनमें मॉडिफिकेशन लाएं और उसमें जीन्स जो है वो ट्रांसप्लांट करें, साइंसदानों को पैसे दें तो वो रिजल्ट दें। आप जिसको भी पैसे देते हैं साइंसदान को, किसको, उसका काम भाई रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपका काम। ठीक है। तो जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ये काम नहीं हो सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शाह साहब, प्रोग्रेसिव फार्मर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।